बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका स्वागत है कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने की राष्ट्रीय टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथ है श्री मोहम्मद अल-कायद, CEO ई-गवर्नमेंट अथॉरिटी, डॉक्टर वलीद अल-माना, अंडर सेक्रेटरी स्वास्थ्य मंत्रालय, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मनाफ अल-कहतानी, संक्रामक बीमारियों के सलाहकार PDF हॉस्पिटल और कोरोना वायरस से निपटने की राष्ट्रीय टीम के सदस्य, डॉक्टर जमीला अस-सलमान, संक्रामक बीमारियों के सलाहकार सलमानिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस YouTube पर लाइव है और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर 5 भाषाओं में उपलब्ध है। हमारे साथ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रिक माध्यम द्वारा। शुरू करते हैं श्री मोहम्मद अल-कायद, CEO EGA। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हम आपको अपडेटेड मालूमात देंगे कोविड-19 के बारे में जो बहरीन में हो रहा है। सबसे पहले मैं कोरोना वायरस से निपटने की राष्ट्रीय टीम का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं उनके प्रयासों के लिए जो क्राउन प्रिंस महामहिम प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा के नेतृत्व में है। पहले मैं बात करना चाहूँगा EGA के प्रयासों के बारे में। बहरीन में सभी मंत्रालयों और सरकार के साथ समन्वय में सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित मामलों से निपटने के लिए, जैसे कि आप सबको पता है कि लगभग सभी मंत्रालय की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक की गई है, जिनमें से 70 से 80% सेवाएं हैं और ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है बिना किसी असर डाले बुनियादी सेवाओं पर। जैसे आपको पता है, मिसाल के तौर पर कोर्ट के मुकदमे भी 100% इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। मुकदमे की सुनवाई शुरू करने से लेकर गवाहों के बयान जारी करने तक। और भी दूसरी सेवाएं हैं जैसे ट्रैफिक विभाग की सेवाएं जो गृह मंत्रालय के नीचे आता है, जैसे कि CPR जारी करना, जन्म प्रमाण पत्र जारी करना और सभी पहचान पत्र की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध हैं और उनका शुभारंभ किया गया गृह मंत्री द्वारा 1.5 महीना पहले। हमने देखा कि यूज़र्स के आंकड़े दुगने हो गए, बल्कि चौगुने हो गए। हमारे पास 19,000 सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध हैं, जो हमारी तैयारी बताता है। बस उन्हें कुछ अपडेट चाहिए, जैसे इन डिवाइसेस की सिक्योरिटी के लिए इंफॉर्मेशन या जानकारी अपडेट करना थोड़ा भार था, लेकिन आम तौर पर मैं समझता हूँ कि यह बहरीन के लिए बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह मंत्रालय काम किया करते थे, बहुत लोगों ने सराहा कि अब सब सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध हैं। कर्मचारियों के बारे में बात करते हैं तो 50 से 70% अब घर से काम कर रहे हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी कोड की ज़रूरत है। बैठकें भी दूर से प्रदान की गई हैं और सरकारी निकायों के लिए सभी तकनीकी और आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाना चाहूँगा जो हमें बताएंगे BeWare ऐप के बारे में, कुछ आंकड़े देंगे। जैसे कि आपने देखा, हमने ऐप लॉन्च किया था मार्च के अंत में। हमने ऐप का आरंभ किया, हमने उसे 1 सप्ताह में डेवलप किया और हमने ये खोजा कि हमें इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए, तो हमने वो भी बना दिया जो सभी संबंधित
अधिकारियों को एक साथ जोड़ता है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय है और एग्जीबिशन केंद्र है और एयरपोर्ट है, जिन्होंने हमारे साथ पूरे तौर पे सहयोग किया। हमने इस ऐप से कनेक्ट किया है 444 के चैनल को, ताकि वो अपने मामले को ऐप से संबंधित कर सकते हैं। हमारे पास स्वयं अलगाव के मामलों की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय में मामलों की निगरानी के लिए एक प्रणाली है और इसलिए वो मामले को प्रिंट कर सकते हैं और वे सरकार में कई सेवाओं से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने प्रयोग किया स्मार्ट इंटेलिजेंस और लार्ज डेटा का संपर्क अनुरेखण की सहायता के लिए। जैसे कि आप महामहिम के निर्देशों को जानते हैं कि उन्होंने स्मार्ट इंटेलिजेंस पर जोर दिया था और इसीलिए आज इस ऐप के माध्यम से हमने स्मार्ट इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है, ताकि ट्रेसिंग सेवा अब प्रभावी रूप से आगे बढ़ सके, जो हम आंकड़ों के माध्यम से देख रहे हैं। हमारे पास नतीजे हैं। ऐप में 3 बिंदु है: आंकड़े, दिशा निर्देशों। कोरोना वायरस परीक्षणों और दिशा निर्देशों के परिणाम। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर हम कोरोना वायरस परीक्षणों के परिणाम के अनुसार नई सेवाएं प्रदान करते हैं। दूसरा बिंदु, घर संगरोध के लिए जो अनिवार्य है। कोई भी जो घर में सहज महसूस करने के लिए खुद को अलगाव में रखना चाहता है, एक सरकारी संगरोध केंद्र में होने के बजाय उन्हें ये ऐप डाउनलोड करना है और स्वयं अलगाव के निर्देशों का पालन करना है और उन्हें ब्रेसलेट दिया जाएगा। हमारे पास 30,000 ब्रेसलेट है, अगर हमें उनकी भविष्य में आवश्यकता होती है तो। तीसरा बिंदु है इन नागरिकों और निवासियों को सूचित करने के लिए। यदि वो कोई भी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क करते हैं तो हम उन्हें सूचनाएं तुरंत भेज सकते हैं और वायरस का संचार करने से पहले परीक्षण कर सकते हैं। स्थानों के ट्रेसिंग और मूविंग के लिए हम जो डेटा सेव करते हैं उसे 2 सप्ताह से 6 सप्ताह के बाद मिटा दिया जाता है और हमने इस ऐप के पहले सप्ताह का डेटा जो हमने रिकॉर्ड किया था वो हम डिलीट कर चुके हैं। इस डेटा तक पहुंचना भी प्रबंधित है। कोई भी ऑपरेशन रूम या कोई सरकारी संस्था इस डेटा तक नहीं पहुंच पाएगी। उसका बस सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए स्वचालित रूप से प्रयोग किया जाता है। अंतिम बिंदु, हमारे द्वारा देखे गए आंकड़े सकारात्मक और महान प्रतिक्रिया, और हम नागरिकों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे पास वास्तव में एक जागरूक समाज है। 500 मिलियन से अधिक डाउनलोड। हमारे पास ऐप का उपयोग करने वाले 3 लाख से अधिक यूज़र है। 6123 घर संगरोध और उन लोगों के लिए जिन्हें ऐप के माध्यम से पहचाना गया है, जिनके पास यह संक्रमण है। हमने कई परीक्षण किए हैं और हमारे पास परिणामों की सटीकता है और स्मार्ट इंटेलिजेंस का उपयोग किया। हम सटीकता बढ़ाने में सक्षम हैं।
और उम्मीद है कि समय के भीतर हम ब्रेसलेट का उपयोग करेंगे। और जिन लोगों ने परीक्षण के लिए अपॉइंटमेंट दर्ज किया है वो लगभग 3519 है। अब मैं माइक देना चाहता हूँ मेरे सहयोगी डॉक्टर वलीद अलमाना, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी है। धन्यवाद श्री मोहम्मद। हम उम्मीद करते हैं कि ये समाज हमेशा जागरूक रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत करते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि राष्ट्रीय मेडिकल टीम कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार है, संबंधित प्राधिकारियों के सहयोग के साथ। महामहिम राजा के कल के भाषण ने हमें गर्व का अनुभव कराया है और उसी के साथ जिम्मेदारी निभाने, निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। यह सभी के लिए गर्व था, लेकिन निर्देशों का पालन करने के लिए सभी पर जिम्मेदारी रखता है। जैसे कि महामहिम ने कल चिकित्सा टीम और नर्सों का उल्लेख किया है, जो रक्षा की पहली पंक्ति में पहले भाग में काम कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। महामहिम ने इन चिकित्सा छात्रों के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त की और हम सभी की ओर से हम महामहिम का आभार व्यक्त करते हैं। यह गर्व का स्रोत है और हम महामहिम को पुष्टि करते हैं कि हम सभी सैनिक हैं जो सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम करने जा रहे हैं और हम आपके निर्देशों के तहत हैं। और क्राउन प्रिंस के निर्देशों के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि अलगाव और संगरोध केंद्र की क्षमता बढ़ा दी गई है। संगरोध और अलगाव केंद्रों के आंकड़ों के बारे में कुछ बात चल रही थी, तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि आंकड़े क्राउन प्रिंस के निर्देशों के आधार पर गतिशील है। क्राउन प्रिंस के निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री ने अलगाव और उपचार की क्षमता को बढ़ाकर 4257 करने का फैसला किया है, जिसमें 3330 का प्रयोग हुआ है और संगरोध केंद्र के लिए 5479 की वृद्धि हुई, जिसमें से 515 का प्रयोग हुआ है। इसलिए हमारे पास सभी का सामना करने और सभी प्रदर्शियों से निपटने के लिए सक्रिय कदम है। क्योंकि स्थिति बदल रही है, इसलिए हमें तदनुसार सामना करने की आवश्यकता है और प्रयासों की सफलता के लिए सभी को सहयोग की आवश्यकता होगी। इसके लिए सभी की जिम्मेदारी है और समाज के लिए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना। और हम बहरीन के लोगों की जागरूकता पर भरोसा करते हैं। इस असाधारण परिस्थिति को दूर करने के लिए हम में से हर एक को गिनते हैं। हमने इस संकट से शुरुआत की है और हमारे पास पहले से ही जागरूकता थी और इसका प्रभाव था और हमने इसकी सहायता की है कि हमारे अनुभव आम तौर पर उत्कृष्ट था। इसलिए हम लोगों की जागरूकता पर भरोसा करते हैं और यह जारी रखने के लिए दुनिया का सामना करना पर असाधारण है। हम निर्देशों का पालन किए बिना और इसके प्रति जिम्मेदारी निभाए बिना हम सफल नहीं हो सकते। हम आज अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों और देश के बारे में सोच रहे हैं। हमें परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और उनके प्रभाव के बारे में, क्योंकि ये एक अकेले व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये हमारे परिवार पर, हमारे माँ बाप सब पर पड़ेगा। इसीलिए हमें इस पर एक साथ विचार करना चाहिए। अनुपालन ना होने के कारण हमने उन मामलों में से एक की पहचान की है जिन्होंने अपने मित्र और सहकर्मियों और परिवार और संपर्कों को और अन्य सदस्यों को बीमारी से प्रसारित किया है। इसलिए
कि अगर हम ये नहीं कहेंगे कि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, तो यह उनकी जागरूकता पर आधारित होता है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना और चेहरे पर मास्क पहनना और हाथ धोना, इसलिए यह जिम्मेदारी सभी पर लागू है। इसलिए हमारे पास दुर्भाग्य से कुछ मामले थे जहां उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया और निश्चित रूप में इसका अन्य मामलों पर प्रभाव पड़ा। इसीलिए हम सभी से रमज़ान के महीने में निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आह्वान करते हैं। ये महीना एक धन्य महीना है और ये एक अवसर है अगर हम वास्तव में उपवास प्रार्थना करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारे परिवारों के साथ आध्यात्मिक संबंध। इसलिए मुझे लगता है कि ये महीना सभी के लिए निर्देशों का पालन करने और प्रतिबद्ध करने का अवसर है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह इस महीने में उपलब्धियों की शीर्ष प्राथमिकताओं में होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, बहरीन की स्वास्थ्य प्रणाली इस वायरस से लड़ने के लिए योग्य है। हालांकि हम लापरवाही और गैर अनुपालन के कारण अतिरिक्त मामलों के साथ ओवरलोड होने के लिए एक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में सीमा को पार नहीं करना चाहते। इतने सारे लोगों ने बात की है जैसे हम शून्य मामलों तक पहुंचेंगे, जिसकी हमें उम्मीद है, लेकिन इस शून्य मामलों में शून्य गैर अनुपालन की आवश्यकता होती है। इसके लिए 100% अनुपालन की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि हम शून्य गैर अनुपालन करते हैं और 100% पालन करते हैं, तो हम आपको याद दिलाएंगे कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, हमको निर्देशों का पालन करना चाहिए। शायद हमारे शब्दों को एक तरह की सख्ती की तरह नहीं लिया जा रहा है, लेकिन यह सबको याद दिलाने के लिए है और हम अभी भी लोगों की जागरूकता पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक ही समय में एहतियात बरतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी के सहयोग से हम संक्रमण को कम करेंगे। हम फिर से कहते हैं कि एक का मतलब है कि बीमारी एक व्यक्ति से को प्रेषित की जाएगी। अगर हमारे पास 1.5 से कम या 0.4 है, तो इसका मतलब है कि संचरण 1 से कम होगा, ताकि हम बेहतर स्थिति में होंगे। हमें एक अवसर देने के लिए कि हमारी प्रक्रियाएं और निर्देश कम होंगे। ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सभी के सहयोग से हम एक या एक से कम संक्रमण के साथ करेंगे और हम जल्द ही पहुंचेंगे। आपकी जानकारी के लिए, लेकिन आम तौर पर 14 दिनों के लिए बोलना 1 से कम होना है। हम पुष्टि करते हैं कि महामारी के रूप में कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्थिति के बदलने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे पास अद्यतन और परिवर्तन होगा, ताकि बदलती स्थिति से निपटने के लिए बहरीन की टीम लगातार बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए लचीले ढंग से काम करती रहे। आपके संकल्प और आपके महान इरादों से हम इस चुनौती को पार करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास बेहतर परिणाम होंगे। अब मैं माइक देना चाहता हूँ मेरे सहयोगी डॉक्टर मनाफ अल-गहतानी
संक्रामक बीमारियों के सलाहकार BDF हॉस्पिटल। धन्यवाद डॉक्टर वलीद अलमाना। शुरू करने से पहले, महामहिम राजा का शाही भाषण वास्तव में अपने उचित समय पर आया था। इस वायरस का मुकाबला करने के लिए एक महान इरादे और संकल्प के साथ भाषण ने हम पर बहुत प्रभाव डाला। और मैं डॉक्टर वलीद से बात कर रहा था कि फरवरी के बाद से जिस चीज़ पर आपको गर्व हो सकता है वो है कि हम सभी प्राधिकरण संस्थाओं ने सभी के प्रयासों का सहयोग है। इस वायरस को दूर करने के लिए हमारा एक संकल्प है और ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक कि समाज में हमारे हाथ एक साथ ना हो। और हमने कहा कि यह एक जागरूक समाज है क्योंकि हमने इस बात की पुष्टि की है कि हम हमेशा इस वायरस का मुकाबला करने के लिए जागरूक समाज रहेंगे। मैं पहले दो बिंदुओं को संक्षेप में बताऊंगा। जैसे कि डॉक्टर वलीद अलमाना ने कहा, मुझे लगता है कि हमें रमज़ान में अपने रीति रिवाजों और आदतों को बदलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्देश हैं और मैं आपको कुछ उदाहरण प्रदान करूंगा कि कैसे मामलों को उपचार या संगरोध केंद्र में स्थानांतरित किया जाए। जब हमने ये चुनौती शुरू की थी, हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम किसी भी अवसर पर अपने जागरूक समाज की गिनती कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि रमज़ान असाधारण है और हम हमेशा कहते हैं कि कोरोना रमज़ान की खुशी चोरी करने वाला नहीं है। बहरीन समाज पर एक जिम्मेदारी है। हमने इफ्तार के दौरान सभाओं से पहले इसका उल्लेख किया था कि शायद हम इसे याद कर लें, लेकिन यह परिवार की छोटी संख्या तक सीमित हो सकता है। लेकिन मजलिस में नियमित भोजन हम उनसे बच सकते हैं। रमज़ान के महीनों या अन्य महीने के दौरान आवश्यक होने पर ही बाहर जाएं। संपर्क के मामलों की वृद्धि और संख्या के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने का सूचक था। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी तरह से आश्वस्त हैं। नागरिक और निवासियों के सहयोग के कारण हम इन आंकड़ों को बदल देंगे। मामलों को स्थानांतरित करने के लिए तंत्र के रूप में या संदिग्ध मामले, हमारे पास दो प्रकार के हस्तांतरण है। पहला प्रकार, मामले में हमारे पास एक संदिग्ध मामला या एक सक्रिय मामला है। यदि हम कार का उपयोग कर रहे हैं तो कुछ निर्देश हैं। हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि यात्री और ड्राइवर को फेस मास्क पहनना चाहिए और यदि रोगी पिछली सीट पर बैठा है तो सभी खिड़कियां खुली होनी चाहिए और अगर वो AC चालू करना चाहते हैं तो वो उसे फ़ैन मोड पर रखें और उसे फ़ैन मोड का उपयोग कर कर चालू करें। और अलगाव क्षेत्र में तुरंत जाने के लिए मामला स्थानांतरित होने के बाद हमें व्यक्तिगत स्वच्छता को ध्यान में रखना चाहिए और 30 सेकंड के लिए हाथ धोएं। यदि उपलब्ध हो तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार कार के सभी सतहों को साफ और कीटाणु रहित करें। अगर हम बस का उपयोग करते हैं तो यात्री और ड्राइवर के लिए वही चीज़ें लागू है। उन्हें फेस मास्क पहनना चाहिए और यात्रियों और ड्राइवर के बीच दूरी को ध्यान में रखना चाहिए।
जिसके लिए संख्या सीमित होनी चाहिए। खिड़कियां खुली होनी चाहिए। हाथ धोएं और वाहन के इन सतहों को कीटाणु रहित करें। जैसे कि हमारे सहयोगियों ने पहले ही उल्लेख किया है कि आवश्यक निर्देश क्या है, और हमने इस बात पर जोर दिया कि सभी को निर्देशों का पालन करना चाहिए भार को कम करने के लिए। और मैं हमेशा ये कहकर निष्कर्ष निकालता हूँ कि निर्देशों का पालन करना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। अब मैं माइक देना चाहता हूँ मेरी सहयोगी डॉक्टर जमीला सलमान, जो बताएगी संक्रमित लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में। धन्यवाद डॉक्टर मनाफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरुआत में मैं सभी कार्यकर्ताओं को अग्रिम पंक्ति में धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो और 24 घंटे काम करने वाले सभी अन्य निकाय, और वांछित परिणाम तक पहुँचने के लिए नागरिकों और निवासियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्राथमिकता देने के लिए जो काम कर रहे हैं, सभी का धन्यवाद। और मैं इस बात की पुष्टि करना चाहती हूँ कि एहतियाती उपायों के अनुसार सामान्य रूप से निम्नलिखित थे। हमने मामलों का परीक्षण करने और मामलों का पालन करने के मामले में पहले उनका उल्लेख किया। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक 80 वर्ष पुरुष बहरीनी की मृत्यु की घोषणा की, और वह पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित था। और मैं व्यक्तिगत परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ। मृतक को विशेष चिकित्सा दल से 24 घंटे का व्यापक उपचार प्राप्त हुआ। अन्य मामलों के रूप में हम ये प्रोटोकॉल मामले में पालन करते हैं ताकि लक्षण विकसित हो, और हम एक मेडिकल टीम के रूप में हम सिफारिशों को अद्यतन करते हैं और उन्हें उपचार प्रोटोकॉल के भीतर लागू करने का प्रयास करते हैं। संक्रमित लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में बात करते हैं। अब तक हमारे पास 3,330 मामले हैं। उनमें से ज़्यादातर स्थिर है, 5 की हालत गंभीर है, और उम्मीद है कि सभी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। रिहा हुए और डिस्चार्ज हुए लोगों की बात करते हैं तो वो 2,392 है, और उन्हें अलगाव या संगरोध केंद्र से छुट्टी दे दी गई है। और हम चाहते हैं कि हमारे पास भविष्य में बेहतर परिणाम हो। जैसे कि मेरे सहयोगियों ने बताया कि संक्रमित मामलों की संख्या बढ़ गई है पिछले 5 दिनों में। हमें हमेशा स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और परिवार में जमा ना होना। हाँ, सब परिवार वाले लोगों से मिलना चाहते हैं। ये एक अस्थायी परीक्षण है जिसमें हम सफल हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर वलीद और डॉक्टर मनाफ ने बताया कि कैसे एक व्यक्ति ने मित्रों और पूरे परिवार को संक्रमित किया क्योंकि उन लोगों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। हाथ धोते रहना, सतहों को साफ रखना। अगर कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण महसूस हो तो 444 पर हमारे साथ संपर्क करना और निर्देशों का पालन करना कि टेस्ट के लिए कौन से केंद्र में जाना है। अंत में मैं उम्मीद करती हूँ कि सब हमारा सहयोग करेंगे और सब निर्देशों का पालन करेंगे, और ये बहरीन के नागरिक और निवासी सबकी जिम्मेदारी है। और हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अपने परिवार में से कोई बूढ़ा या कोई भी परिवार का हिस्सेदार संक्रमित हो। हम इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए और ये कदम उठाते हुए संख्या को कम करने में सफल होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि
के बेहतर परिणाम होंगे भविष्य में। धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर्स का। अब समय है प्रश्नों का पत्रकारों से जो हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न श्री मोहम्मद अलकायद के लिए BNA की ओर से। IGA डेटा और पर्सनल जानकारी को कैसे सुरक्षित रखता है? प्रश्न के लिए आपका धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई लोग इस बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि हमने पहले उल्लेख किया था, और हम पुष्टि करते हैं कि नागरिकों का डेटा सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में है और हम सब उनकी रक्षा कर रहे हैं। इन सभी डेटा तक किसी की पहुंच नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए, जिनके पास ऐप डाउनलोड है वह स्वचालित रूप से सहायता कर रहे हैं और वे व्यक्ति को मापा जाता है कि वो एक कार में है या चल रहा है। हम केवल उन सटीक बिंदुओं को लेते हैं जहां उनके पास वास्तविक संपर्क स्वचालित रूप से है, और अगर हमें कोई परिणाम मिलता है और ऐप ने संपर्कों के कुछ परिणाम दिखाए, हम नियम बदलते हैं और इस तरह से ऐप को स्मार्ट इंटेलिजेंस लागू किया जाएगा ताकि किसी को भी इन डेटा पर नज़र डालने का मौका ना मिले। और ऐप में एक कानूनी शब्द है जो दिखाता है कि ये सभी गोपनीय तरीके से बनाया गया है और उन्हें समय की अवधि में हटा दिया जाएगा, और हमने पहले ही इनमें से कुछ डेटा को मिटाना शुरू कर दिया है जो अनिवार्य है। वे केवल संचालन कक्ष द्वारा उपयोग किए जाते हैं और उनके पास डेटा तक पहुंच होती है क्योंकि कानून द्वारा उन्हें घर पर अपने अलगाव संगरोध में होना चाहिए। अल वतन न्यूज़पेपर की ओर से प्रश्न डॉक्टर वलीद के लिए। क्या हमें आने वाले समय में मामलों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है? और अगर यह स्थिति जारी रहती है तो क्या सैलूनों और अन्य दुकानों को फिर से खुलने की अनुमति देंगे? पहले भाग के बारे में बात करते हैं। क्या संख्या बढ़ेगी? हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन संख्या बढ़ सकती है। यह कई कारणों से और गैर अनुपालन के कारण अपेक्षित है। यह अन्य उल्लंघन कहें, लेकिन हमने किए गए परीक्षणों की संख्या बढ़ाने का निर्णय जारी किया है। यदि हमारे पास प्रतिदिन 2000 परीक्षण होते थे तो हम 60 या 50 मामले दर्ज करते थे। अब हम 66,000 परीक्षणों का आयोजन कर रहे हैं ताकि हम और अधिक मामले दर्ज होने की उम्मीद करें। इसलिए कल के बाद के दिन को इकट्ठा किया जाएगा। शायद एक दिन से अधिक होने के बजाय हम उन्हें एक दिन के भीतर खोज लेंगे कि परीक्षणों की संख्या में वृद्धि के कारण। इसलिए इसके बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि हमारे पास अधिक परीक्षण और ट्रेसिंग अधिक है और हमने अधिक स्थानों को आवंटित किया है जहां हमारे पास अधिक संदिग्ध मामले हैं। इसलिए ऐसे कई कारण हैं जहां इसमें वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह आशावादी होगा जैसे कि हमने संख्या बढ़ाई थी। क्या हम सैलून या दुकानें फिर से खोलने जा रहे हैं? निर्देश अधिक सख्त होंगे। हमें यह जानना चाहिए कि संख्या सैलून या दुकानों को फिर से खोलने का निर्णय लेने के लिए एकमात्र कारक नहीं है। हमारे पास मामलों की संख्या में वृद्धि हो सकती है क्योंकि हमने अधिक परीक्षण किए हैं, लेकिन लोग निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसलिए समय के साथ हमारे पास कम मामले सक्रिय होंगे। इसलिए हमारे पास कई तत्व हैं और कारक हैं। उनमें से एक दैनिक खोजों के लिए सक्रिय मामले नहीं है। बहरीन की क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संगरोध और अलगाव केंद्रों के लिए किसी हद तक इन आंकड़ों के लिए तैयार हैं।
मेडिकल टीम द्वारा बनाए अनुसार बंद या फिर से खोलना। हम एक दैनिक आधार पर अध्ययन कर रहे हैं और इसके आधार पर हम तय करते हैं और हम कह सकते हैं कि हमारे पास अभी भी ऐसे उपाय हैं जो सटीक है और वे यादृच्छिक नहीं हैं। इसलिए डॉक्टर भी इस बात का जिक्र नहीं कर सकते कि कार बसों की तरह कैसे मामलों को स्थानांतरित करें ताकि हम उन्हें अध्ययन के साथ, अनुभव के साथ स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम बेहतर और सर्वश्रेष्ठ की तलाश करेंगे। श्री मोहम्मद के लिए प्रश्न BNA की ओर से। ब्रेसलेट का उपयोग करके मामलों के साथ पालन कैसे किया जाता है? बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। ब्रेसलेट जो है वो मोबाइल के साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है और इन्हें डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता जो स्वयं समग्रोध में है, और ये ब्लूटूथ के साथ जुड़ा हुआ है और ये उनके लिए आवश्यक है कि वो ब्लूटूथ चालू रखे उनके फ़ोन का और फ़ोन में चार्ज पूरा रखे, और अगर उनके फ़ोन के साथ कुछ समस्या है या वाईफाई का कोई समस्या है या बैटरी की कोई समस्या है या डिस्कनेक्ट होता है तो ऐप जो है ऑपरेशन रूम को नोटिफिकेशन देगा कि ये व्यक्ति के पास कोई समस्या है और उस व्यक्ति के साथ ऑपरेशन रूम संपर्क करेगा और हम उसे बताएंगे कि फ़ोन में कुछ समस्या है, और अगर व्यक्ति हमारे साथ सहयोग ना करे तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो पालन जो है वो ऑटोमेटिक है और बेतरतीब टेस्ट होते हैं। हम व्यक्ति को कहते हैं कि वो हमें कुछ फ़ोटो खींच के भेजे जो हमें बताता है कि उसने ब्रेसलेट पहना हुआ है, और फ़ोटो असली होनी चाहिए जो बताए कि व्यक्ति घर पर है। और यही टेक्निक और तरीके हम इनका प्रयोग करते हैं पालन करने के लिए कि जो लोग ब्रेसलेट वाकई में पहने हुए हैं। अलबिलाद न्यूज़पेपर की ओर से प्रश्न राशिद अल गालिब। एक व्यक्ति के परीक्षण और उपचार की औसत लागत क्या है? लगभग 130 और ICU के साथ 800 दिनार प्रतिदिन हो सकती है। कोर्ट पर उपचार 130 के लिए पहले यह दैनिक आधार पर इससे अधिक हो सकता है या केवल मूल्य का अनुमान है, इसलिए यह 130 तक पहुंच सकता है। ये ICU के लिए अधिक हो सकता है, आमतौर पर 700 से कम नहीं है। यह ऑपरेशन या सर्जरी जैसे ऑपरेशन के बिना दैनिक मूल्य के रूप में 800 दिनार तक पहुंच सकता है। और हाँ, यह कुछ के लिए परीक्षण के लिए के रूप में उस राशि तक पहुंच सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए परीक्षण करते हैं और परीक्षण सकारात्मक था जिसे आगे के परीक्षण की आवश्यकता होगी, 2 या 3 परीक्षण जब तक पहुंचते हैं कि वो परिणाम नकारात्मक है, इसलिए कुल लागत 150 तक पहुंच सकती है। क्यों नहीं? मेरे मन में अब तक कोई संख्या नहीं है, लेकिन क्या ये हाँ तक पहुंच सकता है और ये पहुंच भी सकता है। इससे अधिक भी हो सकता है, 130 हो सकता है और यह इससे अधिक हो सकता है। मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि देखभाल और बेहतरीन साम्राज्य द्वारा कारण की परवाह किए बिना अल्लाह का शुक्र है बुद्धिमान नेतृत्व के निर्देशों के कारण हम निरंतर जा रहे हैं। मोहम्मद राफ़ी 24/7 न्यूज़ के एडिटर की ओर से प्रश्न डॉक्टर मनाफ के लिए। क्या बेहरीन प्लाज्मा के परिणामों की गणना करता है जो कोविड-19 का एकमात्र इलाज है? हाँ, हमने प्लाज्मा के मैदानिक परीक्षणों की घोषणा की है। अब 3 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि प्रारंभिक परिणाम सकारात्मक हैं। हम अभी भी संकेत को अंतिम रूप देने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।
हमें 1 से 2 सप्ताह की आवश्यकता हो सकती है और फिर हम प्लाज्मा उपचार से संबंधित सभी परिणाम पेश करेंगे। डॉक्टर जमीला सलमान के लिए प्रश्न। यारा नासर अंबा अल-यौम न्यूज़पेपर की ओर से। कोरोना वायरस दूसरे वायरस से अलग है। महिलाओं से अधिक पुरुषों को संक्रमण का प्रतिशत है। क्या ये सच है? मुझे लगता है कि ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुषों के लिए प्रतिशत आमतौर पर सभी देशों में महिलाओं की तुलना में 60 से 75% पुरुष हैं। इसलिए ये 2 भाग हो सकते हैं, क्योंकि हाँ वे अधिक उजागर होते हैं या वे जटिलताओं के अधिक सामने आते हैं, और ऐसे कई सिद्धता है जो इसे स्पष्ट करते हैं। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि शायद पुरुषों को घर से बाहर काम करने के लिए संपर्क में आने की अधिक संभावना है। दूसरी बात यह है कि आमतौर पर उन्हें अधिक कार्डियोलॉजी बीमारियां होती है, इसलिए यह अधिक उजागर होते हैं। उनके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी है जो उनके पास अधिक है, और उनके शरीर में जो उन्हें कोविड-19 से अधिक उजागर करते हैं। वहाँ यूरोप में दुनिया भर में और अधिक अध्ययन कर रहे हैं, और साथ ही वहाँ कुछ इक्का S2 ये कहा जाता है। इन अभिग्राहकों ने देखा कि वह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक है। इसलिए कोविड-19 का उपयोग इस रिसेप्टर का उपयोग शरीर में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि पुरुष अधिक उजागर हैं। परीक्षा प्रणाली से संबंधित अन्य सिद्धांत महिलाओं में उनके पास एक्स क्रोमोसोम है जिनके पास वो पुरुष है जिनके पास एक एक्स क्रोमोसोम है। इसलिए महिलाओं को उन्मुक्ति संबंधी बीमारियां हैं जो उन्हें अन्य बीमारियों की तरह है। इसलिए उन्हें कोविड-19 सहित अधिक प्रतिरक्षण है। इसलिए ये सिर्फ सिद्धता है, लेकिन आमतौर पर हाँ यह कहने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं कि यह कहना कि पुरुष महिलाओं के लिए अधिक है। तमाम अबू साफ़ी अल-अय्याम न्यूज़पेपर की ओर से प्रश्न। डॉक्टर वलीद अल-मानह के लिए। मामलों की राष्ट्रीयता को उजागर क्यों नहीं किया जाता है? किंग फहद कॉजवे के माध्यम से बहरीन तक पहुंचने वाले ड्राइवरों के बारे में क्या उनका परीक्षण किया जाता है? पहला भाग, राष्ट्रीयता की घोषणा क्यों नहीं की? यदि आप स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाते हैं, हम आम तौर पर नामों के बिना उनकी घोषणा करते हैं। इनमें उनकी राष्ट्रीयता का उल्लेख किया। हमने तिथियों का उल्लेख किया, लेकिन उनके नामों का उल्लेख किए बिना। इसलिए हम कोई जानकारी नहीं छिपाते हैं। हर कोई देख सकता है, लेकिन ये बिना नाम के नहीं बल्कि राष्ट्रीयता के विवरण है। हाँ, हमने उन्हें वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है और हर किसी पर एक नज़र डाली जा सकती है। दूसरे भाग में, ड्राइवर कोई भी जो कॉजवे के माध्यम से बहरीन पहुंच रहा है या किसी भी पोर्ट से बहरीन पहुंच रहा है, उनका परीक्षण किया जा रहा है। और मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ड्राइवरों का भी परीक्षण किया जाता है और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वो स्वस्थ है, और हम उन्हें तब तक ट्रेस करते हैं जब तक वे बहरीन नहीं छोड़ देते, क्योंकि ये सऊदी अरब के साथ कुछ निमिवे है। श्री मोहम्मद अल-कायद के लिए प्रश्न। क्या बीवेयर ऐप का नया वर्जन आएगा और ये हमें कब मिलेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे मैंने बताया कि ऐप हमने 1 सप्ताह में डेवलप किया और हमने उसे बनाया इंटीग्रेटेड सिस्टम पर, और जिसके लिए हमें 4 सप्ताह लगे। हमने इस ऐप के 4 वर्जन बनाए हैं उसके लॉन्च होने के 14 दिन में। इसमें सेवाएं डालना लगातार जारी है।
इसमें अपॉइंटमेंट की एक सेवा भी हम डालने वाले हैं और हम इसमें 7 भाषाएं डालने वाले हैं। जो नेशनल टीवी के प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है या नहीं चाहता है, उसके पास इस ऐप में ऑप्शन है कि वो उससे इसमें भाग ले या ना ले। इन्हीं अपडेटों के ज़रिए हम ये चीज़ इनेबल कर पाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब समाप्त हुई। स्पीकर्स का धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद। अंत में हम आप सबको याद दिलाना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के कदमों का और एहतियाती योजनाओं का पालन करें। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए और उससे निपटने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।